Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoscar and Sinha Tutorials। कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि फाइन होंगे। ओके, मैं भी बिकॉज फाइन हूँ। यहाँ पे घर में बैठे बैठे पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। तो चलिए आज क्या करते हैं हम लोग, आज स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 6 को। किसको स्टार्ट करेंगे गाइस? पार्ट 6 को। तो पार्ट 6 के पहले पार्ट 5 तक का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, तो यू कैन वॉच देम फ्रॉम देयर और यू कैन ऑल्सो गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल डायरेक्टली। ओके गाइस, सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्ट 6 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड 9th के लिए ये वीडियो है। ओके, तो स्टैंडर्ड 9th में ये 6th पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ गाइस। तो पार्ट 5 जो था हमारा लास्ट वीडियो, पार्ट 5 का, पार्ट 5 में मैंने डिस्क्राइब किया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया था गाइस। तो थर्ड लॉ तो सिंपली ये कहता है हम लोग को कि कोई भी बॉडी अगर एक एक्शन फोर्स लगा रही है किसी दूसरे बॉडी पे, तो दूसरा बॉडी इसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये एफ ए जो होगा वो इक्वल होगा एफ आर के, बट डायरेक्शंस में अपोजिट होगा, जिसकी वजह से माइनस साइन लगता है। और इसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें लाइक दिस, तो ये दोनों इक्वल होता है एक दूसरे के, क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव भी क्या बन जाएगा गाइस? पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारा थर्ड लॉ है। ओके, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने वहां पढ़ा था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये हमने पढ़ा था कि अगर दो बॉडी है, लेट सपोज m1 जो u1 वेलोसिटी से आ रही है और एक m2 जो u2 वेलोसिटी से आ रही है, देयर इज अ कॉलिजन बिटवीन दीज टू बॉडीज। ओके, एंड कॉलिजन के बाद फिर ये अपने अपने रास्ते चल देता है। लेट सपोज m1 इधर चला गया और m2 जो है ये इधर चला गया। लेट सपोज अब इसका जो वेलोसिटी होता है फाइनल रिटर्न होने का, ये v2 होता है और ये v1 होता है। तो इस केस में टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन मतलब इस पार्ट वाले कॉलिजन में ये है बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन का आप देखोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 आएगा, और ये इक्वल होता है आफ्टर कॉलिजन के, मतलब इस वाले पार्ट के। ये है हमारा आफ्टर कॉलिजन। ओके गाइस, तो इसके इक्वल होता है, दैट मींस m1 v1 इज इक्वल प्लस m2 v2, ये इसके इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, सो गाइस दिस इज द फार्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये हमारा फार्मूला था। तो इन सब के अलावा गाइस पार्ट 5 में हम लोग थोड़ा सा एक और टर्म डिस्क्राइब किए थे। क्या डिस्क्राइब किए थे कि पार्ट 5 को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में क्या बोलेंगे, मतलब थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ जो हमारा इतना लंबा सा लॉ है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये आपका जो इतना लंबा सा स्टेटमेंट है, ईच एंड एवरी एक्शन फोर्स has an equal and opposite reaction force। तो गाइज ये जो इतना लंबा सा स्टेटमेंट है इसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्टकट फॉर्म के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द टोटल ऑफ फोर्स इज 0। ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो टोटल ऑफ द फोर्स इज 0 कहने का क्या मतलब यहाँ पे गाइस, तो टोटल ऑफ द फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं लेट सपोज, तो टोटल ऑफ द फोर्स में यहाँ हम लोग तो दो ही फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, एक एक्शन वाले फोर्स को और एक रिएक्शन वाले फोर्स को। तो एक्शन वाला फोर्स एफ ए मैंने लिखा और रिएक्शन वाला फोर्स को मैंने एफ आर लिखा, ये मैंने दोनों लिखा है गाइस, है ना। तो अब दोनों के लिखने के बाद इतना का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मैंने ऐसे कहा टोटल ऑफ द फोर्स इज 0, ऐसा मैंने कहा।
तो देखो इसको लिखने की वजह से यहाँ कंक्लूजन क्या आएगा कि एफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं इस एफ आर को ट्रांसपोज करके जीरो की तरफ भेजूं तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ एफ आर। ओके गाइस, तो देखो तो आप लोग जरा यही इक्वेशन था ना यहाँ पे, एफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आर इन द केस ऑफ वेक्टर, वेक्टर सिंबल के साथ अगर देखा जाए तो। एंड अगर हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड लगा दें तो मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो इट विल बिकम एफ ए इज इक्वल्स टू एफ आर। ये हो जाएगा सिंपली मैग्नीट्यूड लगाने के बाद, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव साइन, तो ये भी वही रिप्रेजेंट करता है एफ ए इज इक्वल टू एफ आर। तो गाइस हमारा ये छोटा सा स्टेटमेंट जो है ये भी आप देख सकते हो कि 4 डिजिट का है, मतलब 4 वर्ड का है। एक्चुअली 4 नहीं, यहाँ 5 वर्ड हो गया बिकॉज ये छोटे छोटे वर्ड यहाँ 2 टुकड़े में टच हो गए। अदरवाइज मैंने आपको जितने भी लॉज बताए हैं, फर्स्ट लॉ भी 4 वर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, है ना गाइस। सेकेंड भी मैंने उसी तरह आपको एक्सप्लेन किया, क्या कि नेट मोमेंटम इंप्लाइज इंपल्स, नेट मोमेंटम इंप्लाइज इंपल्स। तो ये शॉर्टकट फॉर्मेट है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं माइंड में, उतने लंबे से स्टेटमेंट को भी समझने के लिए, उसको जानने के लिए। ओके गाइस, उसी तरह यहाँ थर्ड लॉ के लिए मैंने बताया टोटल ऑफ द फोर्स इज जीरो, टोटल जो होगा फोर्स का वो टोटल करके क्या आएगा, जीरो आएगा। और वो कौन से 2 फोर्स होंगे जिनका टोटल किया जाएगा यहाँ, तो वो 2 फोर्स होंगे एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। तो मैंने यहाँ एक्शन एंड रिएक्शन का टोटल किया, जीरो शो किया। अब रिएक्शन फोर्स को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे गाइस, इट विल बिकम माइनस ऑफ एफ आर एंड इफ वी पुट द मैग्नीट्यूड इन इट, इट विल बिकम्स एफ ए इज इक्वल्स टू एफ आर, ऐसा बन जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपके माइंड में आ गया होगा, शिफ्ट हो गया होगा, आप इस चीज को समझ गए होंगे। ओके, so let's continue on the part 5th, and in the part 5th we are going to firstly discuss about the proof of the conservation of momentum। सबसे पहला चीज जो हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करने जाएंगे वो प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करेंगे। ठीक है गाइस, और वो किस बेसिस पे होगा, तो वो हमारा थर्ड लॉ के बेसिस पे होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड लॉ जो है वो इसी पे वर्क करता है। ओके, तो हम लोग इसके प्रूफ को देखने जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने इसको इरेज कर दिया है, यू कैन सी हम इरेज कर दिए हैं। अब इरेज करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में स्टेटमेंट हो जाएगा। इस क्या स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एज वी नो द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज फॉलोड, conservation of momentum is followed when the two bodies acts action and reaction force, that means simply it follow when two body collide, when two body colloid with each other। ओके गाइस, ये मैंने स्टेटमेंट दिया। सो वी नीड टू अप्लाई थर्ड लॉ फॉर इट्स प्रूफ। ओके गाइस, देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, मैंने आपको बताया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब फॉलो होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब फॉलो होता है जब एक बॉडी का एक्शन दूसरे बॉडी पे हो रहा हो। ओके, एक बॉडी का एक्शन दूसरे बॉडी पे हो रहा हो, तो इस दोनों बॉडी का जब एक्शन होगा इसका मतलब यहाँ पे एक कॉलिजन होगा ना। तो कॉलिजन में ही तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे थे, तो इसी कॉलिजन में एक्शन रिएक्शन फोर्स भी हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स भी अगर वहां हो रहा है और कॉलिजन भी हो रहा है, इट मींस व्हाट, इट मींस दैट कि ये थर्ड लॉ से प्रूफ होगा, क्योंकि थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में पढ़ना है एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम लोग जान ही रहे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में वर्क करेगा। ओके, तो रिलेटिव में वर्क करेगा तो उसके रिलेटिव में ये प्रूफ भी होगा।
तो चलिए हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो डायग्राम से समझिएगा जरा। ये सपोज करिए आपका M1 बॉडी था जो टकराया है M2 वाले बॉडी से। किससे टकराया गाइस? M2 वाले बॉडी से। ओके, दिस इज द बॉडी दैट हियर केप्ट इज M2. Okay, now think that M1 applied a force F1 on this body. M1 ने इस बॉडी पे क्या अप्लाई किया? F1. और अगेंस्ट में M2 ने इस पे क्या अप्लाई किया? M2 ने अप्लाई किया इस पे F2. ओके गाइस, M2 ने अप्लाई किया F2, M1 ने अप्लाई किया F1. तो एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स का केस हुआ। जब यहाँ पे कॉलिजन हुआ है, तब कॉलिजन के समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस समय कॉलिजन हुआ एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन के टाइम के समय का मैं बात कर रहा हूँ गाइस। तो कॉलिजन के समय ऐसा हुआ होगा कि M1 बॉडी M2 से जब टकराया होगा तो M1 F1 फोर्स एक्सर्ट किया तो M2 F2 फोर्स एक्सर्ट किया, है ना। सो नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। लिख सकते हैं गाइस, F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। अब F1 जो फोर्स एक्ट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? M1 की वजह से। तो इट कैन बी रिटन एज M1 इंटू A1, M1 इंटू A1, फर्स्ट बॉडी का मास इंटू फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इसको लिख रहे हैं, माइनस है, माइनस छोड़ दिया मैंने, M2 इंटू A2, क्योंकि ये सेकेंड बॉडी के थ्रू लगा है। तो नेगेटिव साइन को हम लोग यहाँ पे रखे रहेंगे कीप करके, है ना। और इसको बाद में देखेंगे कि इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। अब क्या है गाइस, M1 को M1 मैंने छोड़ दिया और A1 के जगह पे मैंने यहाँ पे तोड़ करके लिखा, क्या लिखा? V1 माइनस U1 अपॉन T। कोई दिक्कत, कोई इशू? अब कहिए आप क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि गाइस सिंपली आप जानते हो कि A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U बाई T होता है। तो अगर ये A1 है तो ये भी V1 होगा, ये भी U1 होगा और ये भी T1 होगा, T1। बट मैंने यहाँ T1 नहीं लिखा। देखिए M2 को भी मैं ऐसा ही करूंगा, माइनस M2 और यहाँ पे लिखूंगा V2 माइनस U2 बाई T, सिर्फ T को मैं T2 नहीं लिखूंगा। यहाँ पे देखिए होना चाहिए था क्या कि अगर ये A2 हुआ तो यहाँ भी V2 होगा, यहाँ U2 होगा और यहाँ T2 होगा। बट मैंने ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों का जो टाइम ऑफ कॉलिजन होगा वो तो सेम होगा ना। दोनों आके टकराएगा एक दूसरे से एग्जैक्टली एक सेम टाइम में ना, एक पार्टिकुलर टाइम में ना। लेट सपोज 12 बजे, ऐसा थोड़ी होगा कि ये आया टकराने 12 बजे, ये आएगा टकराने 3 बजे, तो ये 12 बजे टकरा लिया, वो 3 बजे टकरा गया। ऐसा कभी हो सकता है? अगर दो बॉडी आ रही है, ये आया 12 बजे और ये आएगा 3 बजे, तो क्या ऐसा इसमें कोई टकराव हो सकता है? ये 12 बजे वाला अपना निकल जाएगा, कहीं का और पहुंच चुका होगा, तब तक ये 3 बजे वाला आएगा तो इसके लिए पूरा रास्ता खाली मिलेगा। तो ये कहां से टकराएगा? दोनों सेम टाइम में एग्जैक्टली एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंचेगा एक पॉइंट पे, तब ना टकराएगा गाइस। लेट सपोज ये भी 1 बजे पहुंचा, 12 बजे चला था, 1 बजे पहुंचा, ओके। और ये भी कुछ ऐसा ही हुआ, 12:30 बजे चला था, 1 बजे पहुंचा। तो ऐसे केस में ये दोनों जब 1 बजे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं तब ना टकराव होगा, तब ना कॉलिजन होगा। सो द पॉइंट ऑफ द टाइम शुड बी सेम देयर। इसलिए मैंने इसमें T में कोई T1 या T2 यूज नहीं किया एंड V एंड U में 1 या 2 करके मैंने यूज किया है। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया गया, इसलिए ऐसा अप्लाई हुआ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से T एंड T कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वो दोनों सेम है, ओके। अब रिमेनिंग को देखिए मैं यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट बिकम्स M1 V1 माइनस M1 U1, ऐसा बन गया। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें नेगेटिव साइन भी है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस M2 V2 माइनस M2 V2 और फिर ये माइनस माइनस प्लस M2 U2, ओके गाइस, ऐसा हो गया। अब क्या करना है बस कि V1 वाले को एक साइड ले जाओ, U1 वाले को एक साइड ले आओ। तो देखो ये U वाला टर्म है, इसको मैं इधर लाऊंगा और ये V वाला टर्म है, इसको मैं उधर भेज दूंगा। बस यही एक दूसरे का ट्रांसपोज मैं करने वाला हूं। तो देखिए गाइस, जैसे ही ये ट्रांसपोज होगा तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम एज, ये जाएगा उधर, ये याद रखना है उस साइड,
और ये आएगा इधर इक्वल टू के साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बचा हुआ रह जाएगा, ये पहले से -m1u1 और m2u2 जो उधर से आया है ये प्लस में था, अगर इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा m2u2 इक्वल टू ये m2v2 उधर पहले से है और m1v1 उधर जा रहा है, तो m1v1 यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा, तो ये आ जाएगा माइनस में m1v1 और m2v2 तो पहले से माइनस में है ही। अब क्या करना है, बस माइनस को कॉमन कर लेना है, तो इट विल बिकम्स m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी माइनस कॉमन, m1v1 प्लस m2v2। माइनस को कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल टर्म्स दैट m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये आपका फाइनल टर्म यहाँ पे मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से देखिए हम लोग कहां से मूव किए हैं थर्ड लॉ से, एंड थर्ड लॉ से मूव करते हुए हमने प्रूव कर दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, और बस एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ जो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, तो यही मैंने प्रूफ किया, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, बिकॉज मैं फिर इसको इरेज करूंगा और इरेज करके आगे बढ़ूंगा, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ओके गाइस, तो आई होप सो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे प्रूफ किया। थर्ड लॉ से मैं मूव किया स्टेप बाय स्टेप। ओके, थर्ड लॉ में मैंने एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ आर लिया, माइनस एफ आर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। फिर मैंने उसको मास एंड एक्सेलरेशन में बदल दिया। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन को मैंने क्या किया, v माइनस यू अपॉन टी इसके फॉर्म में पुट कर दिया, t को कैंसिल आउट किया और कैंसिल आउट करने के बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स वी गेट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिल गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिल गया। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट द proof of the conservation of momentum. Now we are moving on the next topic, that is recoil velocity. What we are going to study? Recoil velocity. तो अब हम लोग recoil velocity को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो recoil velocity क्या होता है आप इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ओके, तो let's explain now the recoil velocity. Okay, it is the topic recoil velocity. ओके, तो ये रिकॉइल वेलोसिटी है क्या, पहले आप ये समझ लो। तो गाइज आपको याद होगा कि मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी पहले आपको जब एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता रहा था, तो मैंने कुछ एग्जांपल वहां दिया था एक्शन रिएक्शन फोर्स का। क्या क्या एग्जांपल दिया था, बैलून का, कि जैसे बैलून में हम लोग हवा भरे, हवा भरने के बाद उसको छोड़ दिए, उसके होल्स को तो छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही उस बैलून से, यहाँ पे जो बैलून है इस बैलून से गैस नीचे की ओर निकलता है तो बैलून ऊपर की तरफ इधर उड़ते चला जाता है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल्स दिया था कि अगर हम लोग एक गन को फायर करते, बुलेट को फायर करते लाइक दिस, ओके, तो बुलेट तो निकल करके आगे जाता है बट गन कहाँ आता है, पीछे की ओर आता है, बैक पोजिशन में आता है। तो ये जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ गाइस, इन सारे चीजों में आपने क्या देखा कि एक्शन फोर्स जब हो रहा था, जैसे एयर का निकलना, बैलून से एयर का निकलना एक्शन हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट में इधर रिएक्शन भी हुआ। तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से कुछ वेलोसिटी उस बॉडी में, उस पार्टिकुलर बॉडी में आई थी। इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे गाइस, रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, इसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। सो लेट्स लर्न अबाउट द रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि द वेलोसिटी बाय विच अ बॉडी comes back in its own direction
direction due to reaction force is called recoil velocity, ओके गाइस। जैसा हम लोग बोल सकते हैं, जैसे अब गन का ही मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, ठीक है, ये गन था, ओके। अब गन का ही एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं गाइस, तो गन के एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा है कि जैसे ही हम लोग इसको बुलेट्स को फायर करते हैं, ओके, तो बुलेट्स को फायर करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है यहाँ पे फिनोमिना कि बुलेट जैसे ही यहाँ निकल करके आगे बढ़ता है, ये बुलेट है, ये बुलेट जैसे ही निकल करके ये आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, वैसे ही ये गन होगा जो क्या होगा, पीछे की ओर आएगा, ये पीछे पुश बैक होगा। तो पीछे पुश बैक होने का जो भी वेलोसिटी यहाँ रहेगा गाइस, इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। क्या करने वाले हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। तो इतना तो क्लियर है कि ये रिकॉइल वेलोसिटी उस समय एक्ट होगा जिस समय एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हो। तो एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स अगर एक्ट करेगा गाइस, तो उस समय हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन रूल और हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रूल, ये दोनों अप्लाई होगा। तो थर्ड लॉ का रूल भी हम लोग यहाँ लगाएंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी लगाएंगे। इन दोनों के थ्रू हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो रिकॉइल वेलोसिटी को हम लोग अब आगे कैलकुलेट करने चलते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। एग्जांपल्स तो हमने देख लिया, इसके साथ आप अनदर एग्जांपल्स भी सपोज कर सकते हो। जैसे आप रॉकेट का एग्जांपल सपोज कर सकते हो गाइस, कि एक जो रॉकेट होता है हम लोग का, ठीक है, तो रॉकेट होता है तो उसमें क्या होता है कि ये नीचे की ओर है ना रिलीज करता है अपना गैसेस, जो बर्न होता है, ब्लास्ट होता है वो। तो जैसे ही ये नीचे की ओर फोर्स लगाया, वैसे ही इस पे अपवर्ड फोर्स लगा। तो एक तरह से यहाँ पे भी जो वेलोसिटी इसमें आ रही है, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी गाइस, रिकॉइल वेलोसिटी। इसी वजह से ये रॉकेट जो है ये ऊपर चला जाता है उठ करके, ओके, ऐसे ऊपर उड़ते हुए चला जाता है, ओके। एंड यहाँ पे जो मिट्टी था वो मिट्टी सर नीचे की ओर यहाँ पे दब जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है अचानक से, और ब्लास्ट होकर के ये नीचे की ओर अपना गैसेस रिलीज किया है। तो जितना भी ज्यादा फ्यूल रिलीज होता है नीचे की ओर बर्न होते हुए, उतना ही तेजी से ये रॉकेट ऊपर की ओर भागता है। तो इस फेनोमेना में भी यही हो रहा था। रॉकेट वाला भी आप फेनोमेना ले सकते हो, गन वाला फेनोमेना ले सकते हो, आप चाहो तो बैलून वाला फेनोमेना ले सकते हो, ओके गाइस। तो आप जो भी फेनोमेना लो, आपको देखने को यही मिलेगी कि वहां पे एक वेलोसिटी आया है सेकंड वाले बॉडी में, एंड दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, रिकॉइल वेलोसिटी का नाम देंगे। तो अब इसको अगर प्रूफ करना हो, इसको जब निकालना हो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा कहता था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ओके गाइस, ये हम लोग का कहता था। तो अब ये फेनोमेना कहता था, तो इसमें मैं m1 किसको मान रहा हूं, आई एम थिंकिंग हियर m1 एज मास ऑफ गन। तो मैंने लिखा mg मास ऑफ गन, ओके, मास ऑफ गन। एंड u1 है इनिशियल वेलोसिटी। तो आप जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, गन और बुलेट जब उस समय अंदर होंगे, लेट सपोज ये गन है मेरा पेन और ये बुलेट है, तो जब ये अंदर होगा तब तो ये रेस्ट में होगा, गन भी बुलेट भी दोनों रेस्ट में होगा ना गाइस। तो रेस्ट में होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी में क्या लिखूंगा, ऑफ कोर्स 0। अब m2 है हमारा मास ऑफ बुलेट, तो mb मैंने लिखा इसको b फॉर बुलेट, ओके। और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है गाइस, 0, तो मैंने इसको भी 0 लिख डाला। अब इधर वाले पार्ट में क्या होगा, तो इधर वाले पार्ट में यू कैन सी m1 जो होगा ये फिर हो जाएगा हमारा मास ऑफ गन, और इनटू v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, यही होगा रिकॉइल वेलोसिटी, जो गन को पीछे की ओर ढकेलेगा, ओके गाइस, क्या होगा ये रिकॉइल वेलोसिटी। और यहाँ पे फिर प्लस m2v2 में क्या हो जाएगा, तो m2 में हो जाएगा m मास ऑफ बुलेट एंड v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कि बुलेट जो है वो किस वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये हो जाएगा गाइस। तो यू कैन सी हियर कि इनका टोटल जब आप करोगे ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म हमारा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा गाइस, 0। तो हमने 0 लिख दिया। तो 0 इक्वल टू बचा क्या, बचा mg इंटू रिकॉइल वेलोसिटी प्लस mb यानी मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब आप किसी एक को इधर कर दो तो वो माइनस में टर्म आ जाएगा, लाइक mg इंटू बी आर माइनस में आ गया, और मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इधर रह गया, ओके गाइस।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंसिडरेशन है, ये जो माइनस आ रहा है ये देखिए यहाँ से कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि हम लोग पहले ही सपोज करके चल रहे हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, और हमको निकालना भी है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में। तो उल्टा डायरेक्शन अगर हम पहले से यहाँ डिटेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव सिंबल यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो नेगेटिव सिंबल विल बी रिमूव्ड, ये हमारा रिमूव्ड हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के कारण। ओके गाइज, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन के कारण रिमूव हो जाएगा तो रेस्ट दैट वी गेट इज इक्वल टू mg मास ऑफ गन इनटू br इज इक्वल टू mb इनटू vb हो जाएगा। तो फाइनली रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। क्या हो जाएगा गाइस, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। अगर आप इसी को रॉकेट के लिए निकालते हो तो रॉकेट के लिए निकालते हो तो इसमें भी क्या हो जाएगा गाइस, अगर इसमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड हो जाएगा मास ऑफ लेटर, जो लेटर रिलीज हुआ है उसको लेटर कहते हैं, जो भी इस तरह का धुआं या ये पदार्थ रिलीज करता है ना उसको क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो मास ऑफ लेटर इनटू वेलोसिटी ऑफ लेटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ रॉकेट, ये कर लेंगे हम लोग यहाँ। अगर बलून के लिए निकाल रहे हो तो सिंपली बलून के लिए फिर वही करेंगे। लेट्स सपोज ये एक बलून है, ओके, एंड बलून से ये गैसेस रिलीज हुआ जिसकी वजह से बलून पे रिक्वायर्ड वेलोसिटी आई। तो अगर यहाँ भी निकालना चाहें कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा बलून का, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एयर जो इसमें फिल था इनटू वेलोसिटी ऑफ एयर जो एयर निकल रहा है, ओके, इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून जो बलून है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते गाइस। तो आपको कोई भी टर्म हो, गन का हो, आपको यहाँ पे बलून का केस हो या आपको रॉकेट का केस हो, आप किसी भी केस में यहाँ पे रिक्वायर्ड वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस, ओके। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है गाइस। सो आज के वीडियो में मैं इतना ही दे रहा हूं, ओके, जैसा कि मैंने बताया था। और एक वीडियो में भी और आएगा, इसका पार्ट 7 में मैं भी लेकर के आऊं। और पार्ट 7 में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इसके डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाना मैं सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा गाइस, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स को बनाना। तो न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ से 9th क्लास से आपके लिए न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिना न्यूमेरिकल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ओके। तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो हमारा पार्ट 7 वाला जो आएगा उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। देखते रहिए, घर पे बैठे बैठे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।